हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। जिस तरीके से हमने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे कीवर्ड्स को समझा देखा हमारे पिछले सेशन में, इसी तरह एक और सेशन यहाँ पर एंशंट हिस्ट्री से जुड़े हुए वर्ड्स का। अगर हम मेडाइवल के मुकाबले एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशंट हिस्ट्री का जो अर्ली फेज रहा है उससे जुड़े हुए हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। जैसे जैसे किताबों की रचना शुरू हुई, वैसे वैसे आम भाषा में इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं, वो किताबों में जगह बनाने लगे। तो हम उन्हीं वर्ड्स के ऊपर आज फोकस करेंगे। मोस्टली हमारा जो काम रहेगा वो अर्ली एंशिएंट पीरियड जो है, उससे जुड़े हुए शब्दों को समझना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट काफी लेंथी रहता है कीवर्ड्स का। तो इसमें आगे सीरीज जो है उसके बाकी के एपिसोड्स जो हैं वो जरूर रहेंगे, पर आज के सेशन में हम अर्ली एंशिएंट इंडिया से जुड़े हुए वर्ड्स को देखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के शब्दों को देखा था, वो भी क्रोनोलॉजी में। क्रोनोलॉजी में एक खास बात ये रही थी कि हम सीक्वेंस में जब शब्दों को समझते हैं तो हम यहाँ पर कहानी को भी रिकॉल कर रहे होते हैं जो हमने हिस्ट्री पढ़ते समय समझी थी। तो यहाँ वर्ड से शब्दों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो जब भी हम प्राचीन भारत को समझते हैं या फिर जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो हम हमेशा सोर्सेस के बलबूते पर हिस्ट्री पढ़ते हैं। कुछ रिटन एविडेंसेस होते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, सोर्सेस होते हैं, जिनकी सहायता से बीते हुए कल को जाना जाता है, समझा जाता है। तो यहाँ इन्हीं सोर्सेस के बेस पर, इन सोर्सेस की अवेलेबिलिटी के बेस पर हम यहाँ जो हमारा इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसे 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। हमारे पास्ट को 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो प्री हिस्ट्री कहलाता है। तो हमारे पास्ट का, हमारे इतिहास का वो हिस्सा जिस समय में किसी भी तरह की स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी, यानी किसी तरह की लिपि जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। भारत ही नहीं बल्कि किसी भी जगह की आप पास्ट को पढ़ रहे हो तो आपको पास्ट पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमेशा सोर्सेस की आवश्यकता होती है। आप यहाँ बीते हुए कल की बात करते हो तो वो मेमोरी के बेस पर कर सकते हो, फोटोग्राफ्स के बेस पर कर सकते हो, रिटन रिकॉर्ड के बेस पर कर सकते हो, दूसरे कुछ मटेरियल रिमेन्स के रूप में के हेल्प से कर सकते हो। तो यहाँ प्री हिस्टोरिक फेज पास्ट का कौन सा हिस्सा होता है? एक ऐसा हिस्सा जिस समय स्क्रिप्ट नहीं थी, यानी इस समय के लोगों ने लिपि, स्क्रिप्ट को डेवलप नहीं किया था। स्क्रिप्ट सहायक साबित होती है कुछ भी लिखने में, जैसे ए बी सी डी, ये जो अल्फाबेट्स हैं जिनकी मदद से मैंने ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, ये भी रोमन स्क्रिप्ट के अल्फाबेट्स हैं। क ख ग घ ण, ये जो है ये आपके देवनागरी स्क्रिप्ट के आपके वर्ण हैं, राइट? तो यहाँ ये जो आप सिंबल्स देख रहे हैं ये स्क्रिप्ट का ही पार्ट होते हैं, यही होती है स्क्रिप्ट, और इसी की सहायता से हम कुछ लिख पाते हैं। तो अगर कोई ऐसा समय है पास्ट का जिस समय के लोगों ने इस तरह की लिखने के लिए स्क्रिप्ट डेवलप नहीं की है, तो उस फेज को प्री हिस्टोरिक फेज कहते हैं। और उस समय के लोगों को पढ़ने के लिए रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते, लिखित प्रमाण एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए हम इस फेज को, प्री हिस्टोरिक फेज को हमेशा इनडायरेक्टली पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की मदद से। एक्सकेवेट करने पर, खुदाई करने पर पाई जाने वाली चीजों को हम स्टडी करते हैं, उनका क्या यूज होता होगा, वो चीजें किस समय की होंगी, अंदाजा लगाते हैं, फुल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो प्री हिस्टोरिक फेज कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। जैसे कि भारत के इतिहास में आप स्टोन एज, पाषाण युग पढ़ते हैं, एक ऐसा समय जिससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है भीमबेटका, तो प्री हिस्टोरिक फेज में आती है वो, राइट? इसी तरह से आता है प्रोटो हिस्टोरिक फेज, पास्ट का वो समय, वो फेज, वो टाइम जिस टाइम के लोगों ने स्क्रिप्ट तो डेवलप कर ली, स्क्रिप्ट जो है उसको तो डेवलप कर लिया है, लेकिन हम जो आज प्रेजेंट में बैठे हैं वो उनकी स्क्रिप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जो रिटन एविडेंसेस हमारे लिए छोड़े थे, ठीक है, पास्ट पढ़ने के लिए जो हमारे पास उस पीरियड से जुड़े हुए रिटन एविडेंसेस हैं,
वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई है वो हमें समझ नहीं आ रही है कि क्या लिखा हुआ है। तो स्क्रिप्ट तो है बट डिकोड नहीं कर पाए हैं, अनडिसाइफर्ड है वो स्क्रिप्ट, और इसीलिए प्रोटो हिस्टोरिक फेज को भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेस पर पढ़ा जाता है। और आखिर में आती है हिस्ट्री, जिसमें स्क्रिप्ट भी है, हम डिकोड भी कर चुके हैं, रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं, अलोंग विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम उन रिटन एविडेंसेस का इस्तेमाल करके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, और ये कुछ शब्द हैं जो हमने यहाँ सीखे: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इसी तरह से जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री में पाषाण युग आता है, यानी कि स्टोन एज आता है। ये वो समय है जिस समय के लोग पत्थरों के बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करते थे अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, और वही स्टोन टूल्स हमें एक्सकेवेट करने पर मिले हैं, और उन्हीं स्टोन टूल्स को पढ़कर, समझकर, उनके इस्तेमाल को जानकर हम उनका यूज करने वाले पास्ट के लोगों को समझते हैं। तो स्टोन एज, अब स्टोन एज जो है उसको भी हम फर्दर यहाँ पर 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है। यहाँ पर पैलियो शब्द का मतलब ओल्ड है और लिथिक का मतलब वो स्टोन होता है, तो बेसिकली ये है ओल्ड स्टोन एज। यानी अगर मैं स्टोन एज की बात करूं तो स्टोन एज जो है उसे आप यहाँ पर 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पुराना जो होगा वो आपका ओल्ड स्टोन एज है, यानी कि पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज एक तरीके से इससे जुड़े हुए बहुत सारे हमें एक्सकेवेट करने पर टूल्स मिलते हैं। ये टूल्स साइज में काफी बड़े रहे हैं, और ये टूल्स का इस्तेमाल हंटिंग गैदरिंग के लिए किया जाता था। मतलब इस समय के लोग जो है वो शिकार किया करते थे, भोजन इकट्ठा किया करते थे। यहाँ जब हम पैलियोलिथिक पीरियड को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और शब्द आता है, एक्यूलियन या फिर एक्यूलिन टूल्स। ये ऐसे टूल्स होते हैं जो ओवल शेप के होंगे या फिर टीयर शेप के होंगे, लेकिन ये बेसिकली हैंड एक्स होंगे या क्लीवर्स होंगे। मतलब कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगे। इस तरीके के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल हैंड एक्स के रूप में, मतलब हाथ में इनको पकड़ा और उसके बाद इसको लकड़ी काटने के लिए किया जा रहा है, या फिर क्लीवर्स के रूप में जानवरों का जो स्किन होता है उसकी स्किनिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो कोई भी ऐसे टूल्स जो ओवल या पियर शेप में हैं, सामने से पॉइंटेड हैं, शार्प हैं, उन्हें एक्यूलियन टूल्स कहा जा रहा है, और पैलियोलिथिक पीरियड में आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे। ये टूल्स हैंड एक्स के फॉर्म में मिल सकते हैं या क्लीवर्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। यही जब हम प्री हिस्टोरिक फेज या स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज में हमने देखा कि कैसे उस समय के जो लोग थे वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं पेंटिंग्स की सहायता से। तो पेंटिंग के कई प्रकार हैं। या तो आप रंग जो है, कलर जो है, उसमें ब्रश डिप करके वॉल के ऊपर पेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक और जो चीज हमें दिखती है वो है पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स आखिर क्या होते हैं? यहाँ पर आपको पिक्चर देख के ये चीज समझ आएगी। अगर आप इस स्टोन को ध्यान से देखेंगे तो इस स्टोन के ऊपर पेंट जो है वो अप्लाई नहीं किया गया है, बल्कि इस स्टोन के ऊपर कोई पॉइंटेड टूल की मदद से स्क्रैच करके ड्राइंग बनाई गई है। इन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। यहाँ पेंट अप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि एक हार्ड सरफेस जो है उसके ऊपर स्क्रैच करके पेंटिंग जो ड्राइंग है उसको एनग्रेव किया गया है। बेसिकली ये पेट्रोग्लिफ है। इसी तरह से हमारे पास जियोग्लिफ्स भी पाए जाते हैं। अगर आपको सबसे बेहतरीन जियोग्लिफ्स देखने हैं तो आप नास्का लाइंस देख सकते हैं, लेकिन इंडिया में जो कोंकण रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन, एंड पर्टिकुलरली जब हम रत्नागिरी की बात करते हैं तो वहां पर हमें कुछ जियोग्लिफ्स भी मिले हैं। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जियोग्लिफ का। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? जियो, पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर यहाँ पर ये ड्राइंग जो है वो बनाई गई है। असल में क्या किया गया है, यहाँ पर पहले तो रफ एक ड्राइंग बना ली गई, फिर उस एरिया से
जो मिट्टी है उसको निकाल दिया गया और वहां पर अलग रंग के पत्थरों को असेंबल कर दिया गया और इस तरीके से यहाँ पर जियोग्लिफ्स तैयार होते हैं। अगला जो शब्द है वो है मेसोलिथिक एज। स्टोन एज में पहला जो फेज रहा वो पेलियोलिथिक फेज रहा, जिसमें हम हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ देख पाते हैं। लोगों का जो जीवन है कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेसोलिथिक एज, याद रखिए मैं आपको फिलहाल हिस्ट्री पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं उससे जुड़े हुए शब्दों को आपको समझा रही हूँ। उसमें जो कीवर्ड्स पाए जाते हैं हम उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उस शब्द को आपको समझाना है। यहाँ मेसोलिथिक, स्टोन एज में जो अगला फेज आया वो मेसोलिथिक कहलाता है, जिसे हम मेसो मतलब मिडिल, मिडिल स्टोन एज कहेंगे। ये एक ऐसा समय था जिसको ट्रांजिशन फेज कहा जा सकता है या ऑब्जर्वेशन फेज कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में एनवायरमेंट में और क्लाइमेट में काफी परिवर्तन आता हुआ आप देखेंगे। परिवर्तन कैसा? क्लाइमेट जो है वो और ज्यादा ह्यूमिड हो गया है, गर्मी बढ़ रही है, उसके वजह से बारिश भी आपको आती हुई देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी पंछी, फ्लोरा फौना आप चारों तरफ उगता हुआ देखेंगे। और ये जो आदिम मानव हैं यानी कि अर्ली ह्यूमंस हैं, ये अपने आसपास होने वाले बदलावों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो ये मेसोलिथिक फेज है। मेसोलिथिक फेज से भी आपको इस तरह की पेट्रोग्लिफ्स, वॉल पेंटिंग्स और जियोग्लिफ्स मिलते हैं। मेसोलिथिक एज एक और कारण से बहुत जाना जाता है और वो है माइक्रोलिथ्स। आखिर माइक्रोलिथ्स क्या है? जब हम माइक्रोलिथ्स को देखते हैं तो माइक्रो का मतलब अगेन छोटा, स्मॉल, एंड लिथ मतलब स्टोन, मतलब छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए आपको यहाँ पे टूल्स मिलेंगे, जैसे कि बरिन टूल्स, ब्लेड्स। इस तरह के टूल्स मेसोलिथिक पीरियड से पाए गए हैं। इस समय में डोमेस्टिकेशन की भी शुरुआत हुई। फिर अगला जो शब्द आता है वो है नियोलिथिक। ये थर्ड फेज माना जाएगा, जिस समय में लोगों ने सेटल डाउन होना शुरू किया, खेती बाड़ी शुरू की, यानी कि वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर्स बन गए हैं। तो नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। न्यूलिथिक एज में सेडेंटिज्म देखने को मिलता है। सेडेंटिज्म का मतलब होता है कि लोगों ने एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक बसना शुरू कर दिया। ये सेडेंटिज्म एक प्रकार का जीवन जीने का तरीका है। ये नियोलिथिक फेज जो रहा उसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी काफी सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन था, क्योंकि जीवन में एक बड़ा चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ। लेकिन काफी हिस्टोरियंस इस चीज को नकारते भी हैं कि नियोलिथिक फेज एक्चुअल में नियोलिथिक रेवोल्यूशन था, क्योंकि जब भी रेवोल्यूशन वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है क्रांति या फिर एक सडन चेंज। एक क्रांति के जरिए कोई सडन चेंज जब लाया जाता है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। बट नियोलिथिक फेज कोई सडन चेंज नहीं था, ये तो एक प्रकार की ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। धीरे धीरे करके मनुष्य जो है उसने खेती करना सीखा और धीरे धीरे खेती शुरू की और उसमें फर्दर एडवांसमेंट्स भी हुई। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन काफी मानते हैं कि ये कोई अब्रप्ट चेंज नहीं था, बल्कि एक ग्रेजुअल बदलाव था। इसी तरह जब हम नियोलिथिक फेज की बात कर ही रहे हैं तो नियोलिथिक फेज से जुड़े हुए कुछ और शब्द भी हैं। देयर आर वेरियस साइट्स जो नियोलिथिक फेज से कनेक्ट की जाती हैं, जैसे कि बुर्जा होम जो कि कश्मीर में है। वहां पर आपको मिलते हैं मेनहायर। मेनहायर आखिर क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी। एक्चुअल में जब आप बुर्जा होम विजिट करेंगे तो आपको, जैसे आपने स्टोन एज की फोटो देखी होगी, उसमें आपको ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे जमीन के ऊपर, आड़े टेढ़े इस तरीके से पत्थर जो है वो खड़े हैं। एक्चुअल में ये जो पत्थर हैं ये किसी चीज को मार्क कर रहे हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि उस पत्थर के नीचे किसी शरीर को दफनाया गया हो। तो इन बड़े बड़े स्टैंडिंग, फ्री स्टैंडिंग स्टोन्स जो हैं उन्हें ही मेनहायर कहा जा रहा है और बुर्जा होम में ये पाए भी गए हैं। इसी तरीके से जब हम नियोलिथिक साइट्स में जाते हैं तो एक बुढ़ियाल करके साइट आती है जहां पर आपको ऐश माउंड्स मिलते हैं। माउंड मतलब इस तरीके का छोटी सी पहाड़ी जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर माउंड। ऐश माउंड मतलब राख का बना हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है, मान लीजिए कोई कॉलोनी में लोग रहते हैं और उन्होंने कॉलोनी के बाहर एक जगह चुन रखी है जहां पर कॉलोनी का सारा कचरा फेंकते हैं लोग।
कुछ समय के बाद उस कचरे को वो कचरे का ढेर बन जाता है। उसको पूरा दबाने के लिए उस कचरे को जला दिया जाता है। उसके बाद और नया वेस्ट जो है उसके ऊपर डाला जाता है और हर 4-5 हफ्ते बाद उसे फिर जला दिया जाता है। तो ऐसे करके क्या होगा, इस तरह से जो ऐश है, राख है, उसका माउंट तैयार होता जाएगा। तो इस तरह के ऐश माउंट्स भी हमें मिले हैं। इन ऐश माउंट्स के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे अधजले मटेरियल रिमेन्स मिले हैं जो कि नियोलिथिक फेज के लोगों की मटेरियल लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि पॉट्स वगैरह। तो ये ऐश माउंट्स बुढ़ियाल नाम की साइट में हमें दिखते हैं। सेडेंट्री लिविंग, नियोलिथिक फेज सेडेंट्री लिविंग के लिए जाना जाता है। बेसिकली सेडेंटिज्म ये जो शब्द है ये यहीं से आ रहा है। इसका मतलब होता है एक ही जगह ठहर जाना, एक ही जगह बहुत लंबे समय तक रुके रहना और कम मूवमेंट करना। तो ये चीज नियोलिथिक फेज में हो रही है। क्यों? क्योंकि खेती हो रही है। अब खेती जो है वो एक दिन का काम तो नहीं है, महीनों लगते हैं फसल उगने में, उसको बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, पानी वगैरह देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके फसल उगती है और उसके लिए एक जगह पर सेटल डाउन होना ज़रूरी है। इसीलिए नियोलिथिक फेज में आपको सेडेंटिज्म या सेडेंट्री लिविंग स्टाइल देखने को मिलता है। जब हम प्री हिस्टोरिक फेज की बात कर ही रहे हैं तो प्री हिस्टोरिक फेज में आपको यहाँ पर चाल्कोलिथिक कल्चर भी दिखेगा। चाल्कोलिथिक कल्चर एक ऐसा कल्चर रहा है, अगेन, जिससे जुड़ी हुई हमारे पास कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरे मटेरियल रिमेन्स हैं, जैसे कि चाल्कोलिथिक, चाल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, यानी कि कॉपर स्टोन के बने हुए बहुत सारे टूल्स। स्टोन एज में मेटल हमें नजर नहीं आता, लेकिन चाल्कोलिथिक एज जो है वहां पर आपको मेटल, कॉपर और कॉपर के अलॉय जैसे कि ब्रॉन्ज वगैरह देखने को मिल जाता है। मोस्टली चाल्कोलिथिक फेज से जुड़ी हुई साइट्स हमारे भारत में आपको राजस्थान वाले इलाके में मिलेगी, जैसे आहाड़ बानस कल्चर, महाराष्ट्र में मिलेगी जैसे कि जोरवे कल्चर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं। अब ये तो रही बात प्री हिस्टोरिक फेज की। प्री हिस्टोरिक फेज के बाद भारत में प्रोटो हिस्टोरिक फेज आया, जिससे जुड़े हुआ हमारे पास एक सभ्यता है जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। इंटरेस्टिंगली इंडस सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं मिलते, क्योंकि वहां पर जो भी शब्द हम पढ़ रहे होते हैं वो काफी कॉमन आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द भी हैं, जैसे कि लोअर टाउन या फिर सटाडल या फोर्टिफिकेशन। यहाँ पर हम टर्म्स, ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं जो अपने आप में कुछ अलग हैं, उस पीरियड से जुड़े हैं और बहुत हद तक उनका एक मीनिंग जो है वो बहुत कॉमन नहीं है। हम आज के समय में बहुत ज्यादा उन इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ इंडस सिविलाइजेशन में एक शब्द जरूर मुझे मिला, एक का। असल में इंडस सिविलाइजेशन में हमें यहाँ मटेरियल रिमेन्स के फॉर्म में सॉलिड व्हील मिलती है, जिसमें किसी तरह के स्पोक्स नहीं पाए गए। और इसी जो व्हील्स की सहायता से आपको एक कार्ट, एक प्रकार की गाड़ी, एक तरह की ऐसे बैलगाड़ी टाइप कुछ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी को एक्का कहा गया है, मतलब सॉलिड व्हील्स वाली कार्ट को एक्का कहा गया। तो ये एक शब्द जो है वो जरूर यहाँ पे नोट करने लायक है। इसके बाद हम वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे और वैदिक पीरियड में तो हमें बहुत सारे शब्द मिलते हैं। ये शब्द काफी इंटरेस्टिंग है और ये शब्द हमें बहुत सारी जानकारी वैदिक काल के बारे में भी देते हैं। वैसे तो वैदिक पीरियड को लेकर काफी सारे डिबेट्स हैं, पर्टिकुलरली इसके टाइम पीरियड को लेकर बहुत सारे डिबेट्स हैं कि वैदिक पीरियड कब हुआ करता था। सुभाष कक जैसे हिस्टोरियंस वैदिक पीरियड को 4000 बिफोर कॉमन एरा से जोड़ते हैं। वही मैक्स मूलर जैसे जर्मन आपको यहाँ पे हिस्टोरियन मिलेंगे जो वैदिक पीरियड को 1500 से 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच रखते हैं। तो इट इज क्वाइट डिबेटेबल, क्योंकि कारण ये है कि वैदिक पीरियड जो भी हम पढ़ते हैं वो हम वेदों के आधार पर पढ़ते हैं, और वेद जो है वो बेसिकली उन मंत्रों का कंपाइलेशन है जिन्हें वैदिक पीरियड में कंपोज किया गया था। पर ये जो कंपोजिशंस हैं मंत्रों के, ये ओरली किए गए थे, मतलब जिस समय में ये मंत्र कंपोज किए गए वो ओरली किए गए। ओरली ही इनको जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर किया गया और फिर बहुत सालों के बाद जाकर इन मंत्रों को कंपाइल करके वेद बनाए गए,
जैसे आज के समय में आप अपने दादा-दादी, नाना-नानी से पढ़ते हो एज़ इन कोई कहानी सुनते हो। तो सिर्फ़ कहानी मात्र सुनकर, ओरली उनके मुख से उस कहानी को सुनकर आप ये नहीं बता सकते कि ये कहानी आखिर कितनी पुरानी है या फिर इस कहानी को पहली बार किसने कब सुनाया होगा। तो वैदिक मंत्रों का भी यही हाल था। वो मंत्र जनरेशन टू जनरेशन सुनते सुनाते आगे बढ़ते रहे पर ओरली। फिर कहीं जाकर बहुत बाद में उन्हें इकट्ठा करके लिखा गया और वो जो लिखा गया वो कंपाइलेशन ही वेद कहलाया। तो ये वेदों के मंत्र आखिर कितने पुराने हैं ये जानकारी हमें प्रॉपर नहीं है। तो वैदिक पीरियड डिबेटेबल है। फिर वैदिक पीरियड के अंदर जिन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं उनमें आते हैं आर्य। इन आर्यों का ओरिजिन भी डिबेटेबल है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यूरेशिया से आ रहे हैं, यानी कि यूरोप में रशिया वाला जो रीजन है, रशिया के नीचे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ है, वहां पे वहां से वो चलकर आ रहे हैं ईरान से होते हुए। कुछ कहते हैं कि ये इंडिजीनियस हैं, पर हमारा तो मेन मकसद इस शब्द को समझना है। आर्य, आर्य एक संस्कृत शब्द है और ये जो संस्कृत शब्द है इसका मतलब होता है सुपीरियर। यानी जो लोग अपने लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये खुद को सुपीरियर मानते हैं। जब हम किसी से खुद को सुपीरियर मानते हैं तो ये सुपीरियर वर्ड हम हमेशा रिलेटिव सेंस में यूज करते हैं। मतलब अगर हम किसी को सुपीरियर मान रहे हैं तो उसके इंफीरियर भी किसी को मान रहे होंगे। तो हमें वेदों में एक और शब्द मिलता है दास या दास्यु और ये शब्द मोस्टली इंफीरियर, अपने से इंफीरियर आर्य जिन्हें मानते थे उनके लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। आर्य, सुपीरियर। लेकिन ये जो आर्य शब्द है इसको लिंग्विस्टिक ग्रुप के रूप में भी देखा जाता है। मतलब आर्य वो हैं जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा बोलते हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली मतलब क्या? दुनिया भर में बहुत सारी भाषाएं पाई जाती हैं और ये जो बहुत सारी भाषाएं हैं इन भाषाओं में जो सिमिलैरिटीज है उसके बेस पर इन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे कि संस्कृत में मात्र, हिंदी में माता और इंग्लिश में मदर। संस्कृत में भ्राता, हिंदी में भाई या भैया और अंग्रेजी में ब्रदर। अगर आप इन शब्दों को ध्यान से देखोगे तो इनमें सिमिलैरिटी है, इनके साउंड में सिमिलैरिटी है और इसी वजह से यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये चीज कि कैसे ये जो लैंग्वेजेस हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, इन्हें एक ही परिवार का माना जाता है, इन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है और ये जो फैमिली है ये इंडो यूरोपियन फैमिली कहलाती है। इसमें बहुत से दूसरे लैंग्वेजेस भी आती है जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और कई ऐसे ही दूसरी फैमिलीज भी हैं जैसे कि तिब्बतो बर्मन फैमिली या फिर द्रविडियन फैमिली जिसमें हम देखते हैं तमिल भाषा आती है, तेलुगु आती है, मलयालम है, कन्नड़ा है। ये सब द्रविडियन फैमिली में आती हैं। तो ऐसे आर्यंस को कैसे डिफाइन किया गया है? कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस सुपीरियर रेस के लोग थे क्योंकि अपने आप को सुपीरियर रेस का मानने वाले लोग थे और कुछ का मानना था कि ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा एंड पर्टिकुलरली संस्कृत बोला करता था। चलिए कोई बात नहीं। आर्यन जो हैं उनके बारे में कहा जाता था कि ये वर्मन कैरी करते थे, मतलब कि अपने शरीर जो है उसको एक प्रकार के कोट से ढकते थे। युद्ध में युद्ध में उतरने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले ये अपने आप को एक प्रकार के कुछ यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो है यूज कर रहे हैं जिससे ये अपने शरीर को बचा सके बैटलफील्ड में। मतलब आर्य जो है वो बहुत हद तक बैटल्स में भी इन्वॉल्व थे। इंटर ट्राइबल और इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स वर क्वाइट कॉमन। आर्य एक तरह की सुपीरियर रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप है और ये जो आर्य हैं इनमें आपको छोटी छोटी ट्राइब्स मिलेंगे। भारत, पुरु, कुरु, ये जो नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी आर्यन ट्राइब्स के नाम हैं। अलग अलग ट्राइब्स, इनके नाम भी हमें वेदों के अंदर मिलते हैं।
ये आर्य बताए जाते हैं कि कैसे ये अर्ली वैदिक पीरियड में सिंधु नदी के आसपास बसे हैं। तो सिंधु नदी का जिक्र हमें वेदों में मिलता है, बट उसके अलावा बहुत सी दूसरी नदियां भी हैं जिनका जिक्र हमें मिला है, जैसे कि सरस्वती, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब ये मौजूद नहीं है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल घाघर हाकरा वैली वाला जो रीजन है वहीं से कभी सरस्वती नदी बहती होगी। इसी तरह से दृशदवती घाघर नदी, सुतुद्री सतलुज के लिए नाम आपको वेदों में मिलता है, विपासा ब्यास नदी के लिए, परशुनी रावी नदी के लिए, अस्किनी चेनाब के लिए, वितास्ता झेलम के लिए, और इसी के साथ साथ गंगा यमुना जैसी नदियों का जिक्र भी वेदों में किया गया है। इवन पहाड़ों का भी जिक्र है, जैसे कि अरिजिका, मुजावंत, ये कुछ पहाड़ियों का जिक्र हमें वेदों में मिलता है। और वहीं सुलेमान हिल्स की जब हम बात करें तो उसके लिए सिलामंत ये शब्द हमें वेदों में मिला है। ऐसे ही ऋग्वेद के अंदर हमने देखा है कि कैसे भारत जो है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। आर्यव्रत नॉर्थ इंडिया के लिए वर्ड यूज किया गया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया के लिए, और दक्षिण पथ साउथ के लिए। मतलब एक तरह से दक्षिण पथ उस रास्ते को कहा जाता है जो दक्षिण की तरफ जाता हो, जो दक्षिण को नॉर्थ से यानी कि उत्तर भारत जो है उससे कनेक्ट करता हो। तो इस तरह के शब्द भी हमें वेदों में मिलते हैं। वेदों में हमें एक वर्ड और मिलता है पणि। पणि शब्द जो है ये थोड़ा रिस्पेक्टफुल मैनर में यूज नहीं किया गया है वेदों में, लेकिन पणि शब्द जो है वो पणिया यानी बणिया से आता है। ये वो थे जो व्यापार किया करते थे, ये वो थे जो ट्रेड किया करते थे। हमें यहाँ पे कॉइन्स वगैरह का एग्जाम्पल्स तो नहीं मिलते। हाँ, ये अलग बात है कि निष्क शब्द हमें वेदों में मिला है, पर इसका मतलब गोल्ड का पीस है। गोल्ड के पीस का इस्तेमाल अगर ट्रेड में किया जा रहा है तो वो बार्टर सिस्टम में ही किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द हमें वेदों में मिलते हैं। वहीं जब हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद के समय में, ऋग्वेदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग हुआ करते थे, उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो ट्राइबल नेचर की थी। वो कबीलों में रहा करते थे, और ये जो ट्राइब्स है इन्हें हम जन कहते हैं। ठीक है, शारदा भी कहते हैं। दीज आर सम टर्म्स फॉर ट्राइब। अब ट्राइब में रहने वाले ये जो लोग हैं, इन ट्राइब का कोई ना कोई मुखिया भी होगा, कोई ना कोई हेड भी होगा, जिसे हम राजन कहते हैं। हर ट्राइब का एक रॉयल प्रीस्ट भी होता था, जिसका काम ये होता था कि वो राजन को एडवाइस देने का काम करेगा। इवन ये जो प्रीस्ट है इसे सारे मंत्र आते होते थे, जिसकी सहायता से वो पूरी ट्राइब के लिए राजन की थ्रू पूरी ट्राइब के लिए प्रेयर्स करवाता था, रिचुअल्स करवाता था, यज्ञ करवाता था। तो ये है पुरोहित। उसके बाद ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब के लोग जब बैटल फील्ड पर उतरते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तो ये राजन जो है ना, ये कोई अलग से आर्मी यूनिट मेंटेन नहीं करता। इस ट्राइब के ही लोग उसकी आर्मी बन जाते हैं जब युद्ध लड़ना होता है। और उस समय में बैटल फील्ड पर इस सेना को जो लीड करता है, सेनापति, उसी को सेनानी कहा गया है। इस राजन की पोजीशन हेरिडिटरी नहीं है, ये एब्सोल्यूट पावर्स होल्ड नहीं करता, ये इलेक्टेड होता है, जो कि बाद में डिसकंटिन्यू हो जाएगी ये प्रोसेस, लेकिन फिलहाल ऋग्वेदिक पीरियड में ये इलेक्टेड रहा। ये एब्सोल्यूट पावर्स होल्ड नहीं करता, ये एडवाइस पर काम करता है। इसी के साथ साथ अगर दूसरी ट्राइब के ऊपर ध्यान रखना है, अटैक्स करने हैं, तो हमें स्पाई भी चाहिए, जिन्हें हम स्पस कह रहे हैं। ऐसे ही इस ट्राइब में रहने वाले बहुत सारे लोग थे, और उनमें से कुछ जो है काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हुआ करते थे, जैसे व्रजपति। ट्राइब में रहने वाले सभी लोग जो हैं, उनमें से कुछ व्रजपति हुआ करते थे। ये कौन है? व्रजपतियों को समझने के लिए हमें इस ट्राइब के एक नेचर को जानना पड़ेगा, एक चीज को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इस शब्द को समझना है, व्रजपति। तो थोड़ा सा ट्राइब्स जो इस समय में हैं उनके नेचर को समझिए। ये जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स के लिए लैंड एज प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इनके लिए जो इनकी असली पूंजी है,
इनके लिए जो इनकी असली वेल्थ है वो इनकी कैटल है, वो इनके मवेशी हैं, वो इनके जानवर हैं, इनकी गाय हैं, बकरियां हैं, जो कि ये अपने साथ रखते हैं। मतलब ये नॉमैडिक पैस्टरलिस्ट हैं ये। तो अब व्रजपति कौन होगा? मान लीजिए ये ट्राइबल लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं, और अगर ये मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ये ट्राइब्स कुछ समय के लिए एक जगह ठहर जाती हैं। जब उन्हें दिखती है कि यहाँ तो हरी घास है, इस हरी हरी घास को हम अपने जानवरों को खिला सकते हैं, तो अब जब वो एक जगह ठहर गए हैं कुछ समय के लिए, तो वहां पर आपको पास्चर फील्ड नजर आएगी, चारागाह नजर आएगा। वो जो पास्चर फील्ड है हरी घास वाली, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जिसे मिलता है वही व्रजपति होता है। व्रजपति यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, ट्राइब का व्यक्ति, जो कि पास्चर फील्ड में सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करे। वो राजन भी तो हो सकता है ना, तो राजन भी व्रजपति बन सकता है, पुरोहित के पास भी ज्यादा शेयर हो सकता है, तो ऐसे आपको व्रजपति मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो राजन है, ये राजन हेरिडिटरी राइट्स होल्ड नहीं करते, ये एब्सोल्यूट पावर्स होल्ड नहीं करते, ये हमेशा एडवाइस पर चलते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि राजन को एडवाइस पुरोहित दे रहे हैं, बट देयर आर वेरियस असेंबलीज जिसमें ट्राइब के लोग आते हैं और राजन के साथ मिलकर ट्राइब को एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि सभा, समिति, विधत, गण। अब अगर मैं यहाँ पर इन वर्ड्स के थोड़ा सा आपको मतलब बताऊं, ये सारे शब्द असेंबलीज के लिए यूज हो रहे हैं। अगर मैं गण शब्द की बात करूं तो गण एक बहुत ही जेनरिक टर्म है जो किसी भी असेंबली के लिए यूज होगा, लेकिन सभा, समिति और विधत ये स्पेशल टाइप की असेंबलीज हैं। जैसे सभा, सभा एक ऐसी आपको यहाँ पर असेंबली देखने को मिलेगी जिसमें ट्राइब के मोस्टली एल्डर्स होंगे, या सबसे इम्पोर्टेंट लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। ट्राइब के सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और सभा में राजन भी होता है, पुरोहित भी होता है, व्रजपति, और इस ट्राइब के छोटे छोटे परिवारों के फैमिली के हेड्स वगैरह वो भी सब आपको दिखेंगे, बट पूरी ट्राइब के मेंबर्स नहीं दिखेंगे। सम सिलेक्टेड वंस इस सभा का हिस्सा होते हैं। सभा काफी स्ट्रांग होती है, ये राजन को असिस्ट करती है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या देखते हो? इसके बाद आप यहाँ पर देखते हो समिति। समिति जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे समिति सभा से बड़ी असेंबली है, इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें यहाँ आपको ट्राइब की महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ जाती हैं। विदत, ये असेंबली क्यों बुलाई जाती है, इसका क्या मकसद है? विदत तब बुलाई जाती है जब वॉर गेन डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या फिर कोई यज्ञ परफॉर्म करना हो। मान लीजिए पूरे ट्राइब को यज्ञ परफॉर्म करना है तो ट्राइब के सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है, या फिर इस ट्राइब ए ने दूसरी ट्राइब बी के ऊपर अटैक किया, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया और ट्राइब बी के सारे जानवरों को वो जीत कर ले आए। तो अब इन जानवरों को ट्राइब के सभी मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वॉर गेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी विदत इस असेंबली को बुलाया जाता है। इसमें भी ट्राइब के मेजॉरिटी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब के जो सभी लोग हैं वही यहाँ पर क्या काम करेंगे? वही यहाँ पर युद्ध लड़ने का काम भी करते हैं। जब भी किसी दूसरी ट्राइब पर अटैक करना होता है तो यही लोग यहाँ पर योद्धा बन जाते हैं। कुछ इनमें से पत्ती यानी कि इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों का काम करते हैं, और कुछ रथों पे सवार होकर रथनिन बन के यहाँ पे दूसरी ट्राइब पर अटैक करते हैं। ये सभी ट्राइब के लोग गॉड से ब्लेसिंग लेते हैं युद्ध लड़ने से पहले या युद्ध लड़ने के बाद, और ये ब्लेसिंग्स जो ली जाती हैं ये यहाँ पर यज्ञ की सहायता से ली जाती हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ जो इन लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि राजसूया, अश्वमेध, वाजपेय यज्ञ। इन यज्ञों का जिक्र भी हमें ऋग्वेद में मिलता है या वेदों में मिलता है। अगर मैं अश्वमेध यज्ञ की बात करूं तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें अश्व यानी घोड़ा आपको नजर आएगा। कैसे?
मान लीजिए मैं एक ट्राइब की हेड हूँ और आप सब भी अलग अलग अपनी अपनी ट्राइब्स के कबीलों के जन जो हैं उनके हेड हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं आप सभी से सुपीरियर हूँ। तो मैं एक घोड़ा लूंगी, उस घोड़े पर अपनी ट्राइब का झंडा लगाऊंगी और उस घोड़े को छोड़ दूंगी। वो घोड़ा आप सभी के कबीलों से गुजरता हुआ निकलेगा। अगर आप भी ये मानते हो कि मैं सुपीरियर हूँ, तो आप मेरे घोड़े को टच नहीं करोगे और चुपचाप अपने एरिया से उसे निकल जाने दोगे। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं मानते, तो आप मेरे घोड़े को रोक लोगे, बंदी बना लोगे और उसके बाद हम दोनों में युद्ध होगा और वो युद्ध ही ये तय करेगा कि कौन सुपीरियर है। लेकिन अगर फर्स्ट केस पूरा हो जाता है, पहला वाला केस, यानी कि सारे आसपास की ट्राइब्स में से ये जो घोड़े हैं, ये जो मेरा घोड़ा था, ये बिना टच किए अपने आप मेरे पास वापस आ जाता है, मतलब कोई भी ट्राइब इसे टच नहीं करती, इसे पकड़ती नहीं है और ये घोड़ा चारों दिशाओं में घूमकर मेरे पास आ जाता है बिना रुके। तो यानी कि सब मेरे आसपास के लोग मुझे सुपीरियर मानते हैं और अब इस अश्व यानी घोड़े का वध किया जाएगा और इस तरह से ये यज्ञ पूरा होगा। और ये उस राजा की, जो ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसकी सुपीरियरिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। राजसूया यज्ञ भी कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन राजसूया यज्ञ में घोड़े का वध नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ राजसूया यज्ञ में जो राजा है, जो यज्ञ परफॉर्म कर रहा है, वो यहाँ पर सक्सेसिव डेज पर अपने कबीले के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, पुरोहित्स हैं, जिनको रत्निन्स कहा जाता है, उनके घर जाके उनको डोनेशन देकर आते हैं। वाजपेया वाजपेया यज्ञ में क्या होता है, जो राजा इस यज्ञ को परफॉर्म करता है वो आसपास के ट्राइब के राजाओं को बुलाता है और इसमें चैरिट रेस होती है, यानी कि रथ जो है उनके बीच में भाग भागने की स्पर्धा होती है, दौड़ स्पर्धा होती है। ठीक है, ये वाजपेया यज्ञ, तो ये यज्ञ के प्रकार हैं। अब क्या इस तरह की जो ट्राइब है इसमें किसी तरह का टैक्स कलेक्शन होता है? नहीं। यहाँ आपको वॉलेंटरी ऑफरिंग देखने को मिलेगी, जिसे हम बलि कहते हैं। मतलब आप अपने राजन को वॉलेंटरीली खुद जाकर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या फ्रूट्स वगैरह कुछ ऑफर कर सकते हो, जिसे बलि कहा गया है। जन शब्द, जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्राइब के लिए वर्ड यूज होता है और इसी तरीके से यहाँ पर शारदा, ये भी एक वर्ड है जो ट्राइब के लिए यूज होता है। ऐसे ही आपको विश शब्द भी देखने को मिलेगा, जो कि ट्राइब के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें मोस्टली हम अर्ली वैदिक पीरियड में देखते हैं, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते आपको यहाँ पर वर्ण और जाति व्यवस्था देखने को मिलेगी, आपको आश्रम सिस्टम देखने को मिलेगा, आपको गोत्र देखने को मिलेगा, इस तरह की चीजें आने लगी। तो जब हम ऋग्वेद को देखते हैं, तो ऋग्वेद के अंदर क्या है, ऋग्वेद जो है उसमें 10 वॉल्यूम्स हैं, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। और ये जो 10 मंडल हैं, उनमें से जो 10th मंडल है, उसके अंदर एक सूक्त, यानी कि एक मंत्र दिया गया है, एक सूक्त दिया गया है, जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं। उस पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया, वर्ण सिस्टम जो है उसके बारे में बात कही गई। वर्ण वर्ण सिस्टम क्या करता है, वर्ण सिस्टम यहाँ पर वैदिक पीरियड का जो समाज है उसको 4 हिस्सों में बांट देता है प्रोफेशन के आधार पर। जैसे कि सबसे पहले पुरोहित आते हैं, ब्राह्मण्स। ये वो है जिनका काम, देखो ये डिवीजन प्रोफेशन बेस्ड है। जब वर्ण व्यवस्था आई थी पहले, तो ये प्रोफेशन बेस्ड डिवीजन था। तो वो लोग जो यज्ञ परफॉर्म करवाते हैं, जिन्हें मंत्रों का ज्ञान है, ठीक है, वो सब ब्राह्मण्स हैं। तो ब्राह्मण वर्ण सबसे पहले। उसके बाद आती है वॉरियर क्लास, क्षत्रिय। ये जो क्षत्रिय हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर ट्राइब की रक्षा करते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ, मैं बहुत डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ उस शब्द को आपको समझाना है, उस शब्द का मतलब क्या है। असल में वर्ण शब्द का मतलब रंग होता है, कलर होता है, लेकिन यहाँ पर रंगों के आधार पर या रेस के आधार पर सोसाइटी में डिवीजन नहीं किया गया है, प्रोफेशन के बेस पर यहाँ पर सोसाइटी में डिवीजन किया गया था।
उसके बाद वैश्य वर्ण आता है और वैश्य वर्ण के जो लोग हैं वो मोस्टली आपको व्यापारी मिलेंगे, ट्रेडर्स मिलेंगे या फिर फार्मर्स मिलेंगे। और आखिर में आते हैं शूद्र, और ये जो शूद्र हैं ये अपने से पहले 3 वर्ण जो हैं उनकी आपको सेवा करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। ये 4 वर्ण जो हैं ये प्रोफेशन के आधार पर थे। तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी थे जिन्हें इन 4 वर्णों में फिट नहीं किया जा सकता था, तो उनकी अलग कैटेगरीज बना दी गई और वो जातियों में काउंट हुए, उनकी अलग जातियां बना दी गई। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉटर है, वो पॉट्स बनाता है। अब वो व्यापारी नहीं है, वो खेतीहर भी नहीं है और ना ही वो अपने से ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने वाला शूद्र है। तो अब उसे इन 4 वर्णों में कहीं फिट नहीं कर पा रहे हम। तो हमने पॉटर की एक अलग यहाँ पर जाति बना दी, कुम्हार। हमें ये समझना पड़ेगा कि जाति और वर्ण दोनों ही प्रोफेशन पर बेस थे स्टार्टिंग में, लेकिन समय के साथ ये प्रोफेशन की बजाय बर्थ पर आधारित हो गए, ये हेरिडिटरी हो गए। पहले ये वर्ण या जाति जो है वो आपके प्रोफेशन पर आधारित थी कि आप काम क्या करते हो, उसके ऊपर बेस थी ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ही परिवार में एक व्यक्ति यज्ञ करवाता है, उसका भाई जो है वो वॉरियर है, उसका बेटा जो है वो यहाँ पर ट्रेडर है। तो एक ही फैमिली में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिल जाएंगे। लेकिन बाद में चलकर ब्राह्मण जो है उसका पुत्र जन्म से ही ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वो आगे चलकर व्यापार ही क्यों ना करे, ट्रेड ही क्यों ना करे। तो जाति और वर्ण ये दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते थे। जातियां जो हैं वो वर्ण का सब पार्ट नहीं होती हैं, सब डिविजन नहीं होती है। जातियां वो हैं जिन्हें वर्णों में फिट नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से आपको एक शब्द मिलेगा गोत्र। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने देखा कि वैदिक काल में गोत्र, गौ शब्द, यहाँ पे जो गाय हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इन लोगों की असली पूंजी है, वही इन लोगों की असली वेल्थ है। इसीलिए आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि गौ से निकलते हैं, मतलब गौ जो है वो रूट वर्ड होगा उसका, तो गोत्र उसी में से निकलता है। गोत्र का लिटरल मीनिंग क्या होता है? गोत्र का लिटरल मीनिंग यहाँ पर होता है कोई भी ऐसी जगह जहां पर गाय बांधी जाती है, जैसे बाड़ी होती है। गांव में घर के पास में बाड़ी बनाई जाती है जहां पर गाय, भैंस, जो भी कैटल है, बकरियां, उनको बांधा जाता है, ठीक है, उन्हें रखा जाता है, उसे गोत्र कहा जाता था। अच्छा, तो शुरू में गोत्र शब्द ऐसे आया, यानी एक ऐसी बाड़ी जहां पर लोग अपनी गायें बांधते हैं। तो समय के साथ क्या हुआ, यहाँ पर गोत्र जो था, बाड़ी जो थी, वो किनशिप डिसाइड करने लगी। मतलब कि मान लीजिए मेरी और आपकी जो जानवर है वो एक ही जगह पर बांधे जा रहे हैं, तो हम और आप एक ही गोत्र के कहलाएंगे। इसी तरह से अनेकों दूसरी बाड़ियां भी होती थी। तो सेम अगर हमारे जानवर सेम बाड़ी में बंध रहे हैं, सेम जगह पर बांधे जा रहे हैं, तो सेम गोत्र के अंदर विवाह नहीं होता था। ये लेटर वैदिक पीरियड की डेवलपमेंट्स हैं। और इसी तरह से अलग अलग गोत्र में विवाह संपन्न हुआ करते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेम गोत्र में विवाह करने से जानवर नहीं बढ़ते। अगर गोत्र ए की महिला गोत्र बी के पुरुष के साथ विवाह करेगी तो वो अपने साथ कुछ जानवर लेकर जाएगी, जिससे गोत्र बी में जानवरों की तादाद बढ़ेगी। तो सेम गोत्र में विवाह नहीं हुआ करते थे, तो गोत्र किनशिप को डिफाइन करने लगा, ये गोत्र। इसी तरह से जो गौ शब्द है उससे बहुत सारे दूसरे भी वर्ड्स निकल कर आते हैं, जैसे कि गोमत, एक वेल्थी पुरुष को कहा जाता है। दोहित्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूध दूध धोने का काम करे, यानी कि दूध निकालने का काम करे, द वन हु मिल्क्स द काउ। ऐसे ही बैटल्स के लिए, युद्ध जो होते हैं ना, उसके लिए गविष्टि, गवेसान, गव्यत, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो इन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग होता है इन सर्च ऑफ काउज, यानी कि गाय की तलाश में निकलना। गाय की तलाश में निकलना इज इक्वल टू बैटल, यानी युद्ध, यानी कि
ट्राइबल लोग जो वैदिक पीरियड के थे वो यहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे गाय के लिए, कैटल के लिए, मवेशियों के लिए। राजन को भी गौपति कहते हैं, गायों का रखवाला कहते हैं। ऐसे ही एक वर्ड मिलेगा गोडुली। गोडुली शब्द का क्या मतलब होता है? गोडुली शब्द का मतलब होता है गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल। जब शाम का समय होता था तो सभी गायें आसपास के चारागाह से चर के घास खाकर वापस कबीले में लौट आती थीं। और जब वो सारी गायें एक साथ शाम के समय में लौटती थी तो वो आसपास की जो मिट्टी है उसकी धूल जो है उसको उड़ाती हुई चलती थी। इससे पता चलता था कि शाम हो गई है, अब जानवर अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो गौडुली शब्द का इस्तेमाल काफी बार संध्या के लिए या शाम के समय के लिए भी किया जाता है। समगाव इसका मतलब होता है मॉर्निंग यानी कि सवेरा यानी कि सुबह। आप देख सकते हो कितने सारे शब्द गौ से निकलते हैं और इसी से हमें पता चलता है कि इनके लिए इनकी गायें असली वेल्थ होती थी। ठीक है, इवन जो गाय हैं उनके लिए तो एक शब्द यूज किया गया है अघन्य। अघन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। तो गाय जो है उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। तो इनके लिए इनके जानवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। ऐसे ही कुछ और शब्द एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जैसे यव। यव शब्द बार्ले, जौ के लिए इस्तेमाल किया गया है। उर्वर या क्षेत्र, प्लॉड लैंड के लिए। इन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि कैसे ये लोग खेती बाड़ी भी किया करते थे। सिर्फ जानवर ही नहीं, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। मतलब पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, बट सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के रूप में ये थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें वर्ड्स मिल रहे हैं। राइस, चावल के लिए शब्द मिलता है व्रीहि, तंदुल, सली। ऐसे ही आपको और भी शब्द मिलेंगे जैसे कि वाप, बीज बोने के लिए यह वर्ड यूज किया गया है। थनित्र हो के लिए, दत्र या श्रीनी सिकल जिससे फसल काटी जाती है, जिसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में दराती कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। परशु या कुलिश ये एक्स के लिए यूज हो रहा है, कुल्हाड़ी के लिए यूज हो रहा है। उर्वर उपजाऊ फर्टाइल लैंड के लिए। शीत ऐसे मतलब जैसे जब खेती की जाती है तो खेती जो है उसको जोता जाता है, उसको प्लॉ किया जाता है। जब उसको प्लॉ किया जाता है तो खेत के अंदर ऐसे लाइंस बन जाती हैं। तो उस लाइंस में उन देखिए मतलब ऐसे करके यहाँ पर थोड़ी ऊपर नीचे जमीन होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये ऊपर उठी गई जमीन पे फसल होती है और ये नीचे वाली जो थोड़ी मतलब कि आपको यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रफ वाला जो एरिया है इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है ताकि वो प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचे। तो शीत ऐसे फेरोज होते हैं जिसमें पानी भरा हो, जो कि फर्टिलिटी को या प्रोडक्शन को दिखाए। धान्य शब्द सीरियल्स के लिए, चावल धान सब चीजों के लिए यूज हो रहा है। तो ये सारे वर्ड्स क्या दिखाते हैं, ये सारे शब्द हमें दिखाते हैं कि इस समय के लोग खेती वगैरह भी कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जो वैदिक पीरियड से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उसे हमारे अगले एपिसोड में कवर करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। इनमें से अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपने पहली बार सुने हैं तो उन्हें जरूर जरूर रिकॉर्ड कर लें। इस सीरीज में हम कीवर्ड्स को कवर कर रहे हैं। एक बार ये वर्ड्स आपने कवर कर लिए उसके बाद आपको अन्य कहीं से भी इन वर्ड्स को कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंक्लूसिव बना रही हूँ उसको। जितने शब्द हो सकते हैं उतने शब्द आपको इसमें इस सीरीज में मिलेंगे। सेशन खत्म करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी। 17th ऑफ नवंबर से यहाँ पर फाउंडेशन बैच 2025 को टारगेट करते हुए शुरू हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसे ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप रेफरल कोड ARTI1702 का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से 26 नवंबर को सुबह 11 बजे यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट हो रहा है, जिसमें 10 करोड़ की स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसमें बहुत से गिफ्ट वाउचर्स हैं, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स हैं, लकी ड्रॉ है, लाइब्रेरी एक्सेस जो दिल्ली या दिल्ली जैसे दूसरे शहरों में अनअकैडमी के स्टोर्स खुले हैं उसका एक्सेस, प्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मैकबुक और लैपटॉप जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। तो इसे ज़रूर एनरोल करें और
टेस्ट ज़रूर दें। यूपीएससी सीएसई में ऑप्शनल जो है ये सब्जेक्ट भी बहुत मैटर करता है आपका, और अनअकैडमी पर ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट्स भी अनअकैडमी प्लस पर लाइव हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शनल है तो आप ऑप्शनल कैटेगरी को सब्सक्राइब करके इसे भी कवर कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 0% ईएमआई पर भी लिया जा सकता है। तो इसी के साथ-साथ आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और शब्दों के साथ, कुछ नए कीवर्ड्स के साथ। टेक केयर।